नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठकों का दौर लगातार जारी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ की बैठक। देश भर के 250 से भी ज्यादा चिन्हित जिलों में मॉक ड्रिल। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में मदद मांगने गया पाकिस्तान खुद फंसा। सुरक्षा परिषद ने जमकर लगाई लताड़। सभी सदस्यों ने पाकिस्तान पर लगाया हालात बिगाड़ने का आरोप। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला। नई तबादला नीति पर लगी मुहर। निजी कंपनियों से 25 वर्षों तक सस्ती दरों पर 1,500 मेगावाट बिजली खरीदने को भी मिली मंजूरी। जर्मनी के रूढ़िवादी नेता फ्रीडरिश मैर्ज को लगा झटका। चांसलर बनने के लिए पर्याप्त संसदीय वोट हासिल करने में रहे असफल। बहुमत के लिए जरूरी 316 वोटों की तुलना में मैर्ज को मिले केवल 310 वोट। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पीएम मोदी से मुलाकात की। यह मुलाकात पीएम आवास पर हुई। इस दौरान देश की सुरक्षा और आगे के एक्शन पर विचार विमर्श किया गया। और इन सब के बीच पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच केंद्र सरकार ने देश भर में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल करने के आदेश दिए हैं, जिसे लेकर आज गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने नागरिक सुरक्षा पर यह बैठक बुलाई थी। बैठक में राज्यों के प्रमुख सचिव शामिल हुए। और पाकिस्तान से तनाव के बीच केंद्र सरकार ने राज्यों को 7 मई को मॉक ड्रिल करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। 7 मई को देश भर के 250 से भी ज्यादा जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान ब्लैकआउट की भी रिहर्सल की जाएगी। इसके लिए कई जिलों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मॉक ड्रिल को लेकर देश भर में तैयारियों का दौर जारी है। इसका उद्देश्य आम जनता को युद्ध जैसी आपात स्थिति में खुद को बचाने के लिए ट्रेनिंग देना है। साथ ही नागरिकों को प्राथमिक चिकित्सा का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। 1971 के बाद पहली बार इतने व्यापक स्तर पर इस तरह की मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एसडीआरएफ टीम ने डल झील पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया। गृह मंत्रालय ने कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रभावी नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल करने के लिए आदेश दिया है। इसके मद्देनजर 7 मई को भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। मई को है वो जो कल जो आने वाला दिन जो है कल वो उसमें जो है वो मॉक ड्रिल जो है हर एक मल्टी हैजर्डस डिस्ट्रिक्ट में चली जाएगी, क्योंकि कहीं पे भी कोई इवेंचुअलिटी होगी वहाँ पे हम लोगों की टीम जो है लोगों को प्रिपेयर करेंगे हम कैसे जो है वहाँ पे लोगों को इवैक्यूएट करना। और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए कई जगहों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 7 मई को यानी कल देश भर में मॉक ड्रिल करने का निर्देश जारी किया है। और इसी कड़ी में जम्मू के एक स्कूल में छात्रों को मॉक ड्रिल अभ्यास के दौरान किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी 7 मई को सिविल डिफेंस के लिए मॉक ड्रिल की तैयारी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने लखनऊ में कहा कि इस संदर्भ में केंद्र सरकार से एक निर्देश प्राप्त हुआ है जिसकी तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि यहां की संवेदनशीलता को मद्देनजर शासन द्वारा यह निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में सिविल प्रशासन, पुलिस प्रशासन, अग्निशमन सेवा, आपदा प्रतिक्रिया बल के साथ मिलकर यह मॉक ड्रिल की जाए ताकि आकस्मिकता की स्थिति में किसी भी घटना से निपट सके। 7 मई को सिविल डिफेंस के मॉक ड्रिल के संबंध में निर्देश भारत सरकार से प्राप्त हुए हैं।
वहाँ से जैसे 19 जिले आइडेंटिफाइड हैं, जिसमें एक जिला ए कैटेगरी में है, 2 जिले सी कैटेगरी में है, रेस्ट सभी जिले बी कैटेगरी के। लेकिन यहाँ की संवेदनशीलता को मद्देनजर रखते हुए शासन द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में और जितने भी हमारे वर्टिकल्स हैं, जैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, फायर सर्विसेज हैं, डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, सभी के साथ मिलके ये मॉक ड्रिल और प्रिपेयर्डनेस रखा जाए ताकि आकस्मिकता की स्थिति में हम लोग इन चीज़ों से निपट सकें। और देश भर में 7 मई को होने वाली मॉक ड्रिल के लिए राजस्थान में भी तैयारियां की गई हैं। इसकी जानकारी देते हुए राजस्थान के कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि 7 मई को मॉक ड्रिल कराई जाएगी। इसमें एयर सायरन बजाए जाएंगे और उसके बाद आम जनता को दिशा निर्देश दिए जाएंगे। 7 मई को जो एयर रेड्स होती हैं, किसी पोटेंशियल एयर रेड से बचने के लिए मॉक ड्रिल कराई जाएगी। इस मॉक ड्रिल के अंदर जो एयर सायरन्स होते हैं वो एयर सायरन्स बजाए जाएंगे तथा उसके बाद में जो जनरल पब्लिक है, आम जनता को ये बताया जाएगा, एजुकेट किया जाएगा कि एयर सायरन बजने के ऊपर क्या अपने को करना है। बेसिकली जब एयर सायरन बजते हैं तो अपने को एक एयर रेड की आशंका होती है। एयर रेड के अंदर यदि कोई बॉम्ब फटता है कहीं पे तो किसी प्रकार की डेब्रीज और स्प्लिंटर्स जो होते हैं वो जाते हैं। तो अपने को क्या है कि यथासंभव जो कोई खुला स्थान हो जहाँ पे कम से कम कोई डेब्रीज आए करे, उसमें अपने को जाना होता है। और पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की सैन्य तैयारियों को देखकर पाकिस्तान को हर पल हमले का खौफ जता रहा है और इसी वजह से पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ और दुनिया के अन्य देशों से मदद की गुहार लगा रहा है। पाकिस्तान ने इसी वजह से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस मुद्दे पर एक क्लोज डोर मीटिंग बुलाई थी ताकि अपना दुखड़ा रो सके, बाकी देशों की सहानुभूति बटोर सके, लेकिन वहां भी उसकी जमकर फजीहत हो गई। इस क्लोज डोर मीटिंग में पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान से तीखे सवाल पूछे गए थे। यहां तक कि पहलगाम हमले के पीछे आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा की भूमिका को लेकर भी पाकिस्तान को फटकार लगाई गई है। क्लोज डोर मीटिंग के दौरान यूएनएससी के सदस्य देशों ने भारत को लेकर पाकिस्तान की ओर से फैलाए जा रहे फॉल्स फ्लैग नैरेटिव को भी पूरी तरह से खारिज कर दिया, जिसके जरिए पाकिस्तान खुद को विक्टिम दिखाकर भारत पर निशाना साध रहा है। सबसे हैरानी की बात यह रही कि यूएनएससी के स्थायी सदस्य अमेरिका, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ने पाकिस्तान से तीखे सवाल किए। साथ ही पाकिस्तान के दोस्त चीन ने भी उसका साथ नहीं दिया, जिसके भरोसे पड़ोसी मुल्क उछल रहा था। बैठक में सदस्य देशों की ओर से न सिर्फ पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई, बल्कि धर्म पूछकर पर्यटकों को निशाना बनाने का मुद्दा भी उठाया गया। कुछ देशों ने पाकिस्तान की ओर से किए गए मिसाइल टेस्ट और परमाणु हथियारों की धमकी पर भी सवाल उठाए और इसे उकसावे की कार्रवाई बताया। पाकिस्तान इस मुद्दे पर किसी तीसरे की दखल के अपने पुराने ढर्रे पर चलना चाहता था, लेकिन सदस्य देशों ने इसे द्विपक्षीय मुद्दा बताते हुए किसी भी तरह की दखल से इनकार कर दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इस क्लोज डोर मीटिंग का कुछ भी नतीजा नहीं निकला, बल्कि इससे उल्टे पाकिस्तान की थू-थू जरूर हो गई। इस बैठक के बाद किसी भी देश की ओर से ना तो कोई प्रस्ताव लाया गया और ना ही किसी ने इस पर कोई बयान दिया। आगे की बड़ी खबरों में, तेलंगाना राज्य के भद्राद्री कोठागुडेम जिले में 14 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों में एसीएम के 2 पार्टी सदस्य के 4, आरपीसी मिलिशिया के 3, केएमएस के 1 सदस्य, वीसीएम के 4 सदस्य शामिल हैं। ये सभी नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़ने और अपने परिवार के सदस्यों के साथ शांतिपूर्ण जीवन जीने के फैसले के साथ आए हैं। अगली खबर, अहमदाबाद के जमालपुर स्थित कांच की मस्जिद में वक्फ और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से धोखाधड़ी के आरोप में ईडी ने जांच शुरू कर दी है। जमीन पर अवैध रूप से 100 मकान बनाने और निजी उपयोग का आरोप है। वक्फ एक्ट के दुरुपयोग की शिकायत के बाद मुख्य आरोपी सलीम जुम्मा खान पठान समेत 10 ठिकानों पर छापेमारी की गई। अहमदाबाद में गायकवाड़ हवेली पुलिस स्टेशन विस्तार और उसके आसपास के विस्तारों में ईडी के द्वारा एक रेड आयोजित की गई, जिसमें स्थानिक पुलिस का भी बंदोबस्त मांगा गया था। उसमें कुल 78 अधिकारी और पुलिस कर्मचारियों के साथ का बंदोबस्त
उन्हें अलग अलग टीम बनाकर दिया गया है। ये सर्च 9 अलग अलग जगहों पे हुआ है। एक सलीम जुम्मा खान पठान करके एक आरोपी है जिनके विरुद्ध में गायकवाड़ हवेली पुलिस स्टेशन में कुछ वक्त पहले FIR दर्ज हुई थी। उनसे रिलेटेड जो भी लोग हैं उनके घरों पे ये रेड की गई है। बुलेटिन में आगे देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। असम का चाय वर्ल्ड फेमस है, सबको पता है। चाय बहुत आगे जाएगी, विश्व में नंबर 1 में रहेगी। 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की बड़ी खबरों में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकारों को निर्देश दिया है कि वो सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद के हल के लिए केंद्र सरकार के साथ सहयोग करें। कोर्ट ने कहा कि अगर आपसी बातचीत के जरिए इस विवाद का कोई समाधान नहीं निकलता तो कोर्ट 13 अगस्त को इस पर सुनवाई करेगा। केंद्र सरकार की ओर से ASG ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि कोर्ट के पुराने निर्देश के मुताबिक इस विवाद को सुलझाने के लिए केंद्र अपनी ओर से कोशिश कर रहा है, पर दोनों राज्यों को अपने स्तर पर भी पहल करनी होगी। एक और बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से ही। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए राज्य चुनाव आयोग को 4 हफ्ते में अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से अगले 4 महीने में चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने की कोशिश करने की भी बात कही है। कोर्ट OBC रिजर्वेशन की पुरानी व्यवस्था के हिसाब से चुनाव कराने की बात कह रहा है। कोर्ट ने कहा कि नए आंकड़ों के साथ नए समुदाय को जोड़ने और पहले से मौजूद समुदाय को हटाने को लेकर कोर्ट में सुनवाई एक लंबी प्रक्रिया है। पिछले कई सालों से चुनाव नहीं हुए हैं और चुने हुए प्रतिनिधियों की जगह अधिकारी निकायों को चला रहे हैं। मामले के विचाराधीन रहने तक 2022 से पहले की व्यवस्था के हिसाब से OBC आरक्षण लागू कर चुनाव हो, ये अंतरिम व्यवस्था है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के PM मोदी पर दिए गए विवादित बयान पर सियासत तेज हो गई है। भाजपा ने कांग्रेस अध्यक्ष पर पलटवार किया है। भाजपा के नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि खड़गे साहब को क्या हो गया है, क्या क्या बोल रहे हैं। एक तरफ वो मीटिंग में कहते हैं कि हम देश के साथ खड़े हैं और दूसरी तरफ देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये खड़गे साहब को क्या हो गया है, क्या क्या बोल रहे हैं। एक तरफ मीटिंग में कहते हैं कि हम देश के साथ खड़े हैं और दूसरी तरफ देश को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के बारे में ये बोलना कि वो नहीं गए कश्मीर क्योंकि उनको मालूम था हमला होने वाला है, इससे बड़ा कोई गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य हो सकता है क्या? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही पीड़ादायक है। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के चुनाव में शानदार जीत के लिए एंथनी अल्बनीज़ को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी देते हुए बताया, दोस्त एंथनी अल्बनीज़ से बात की और उन्हें उनकी पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर व्यक्तिगत रूप से बधाई दी। हम भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और सहयोग के नए क्षेत्रों में अवसर तलाशने के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करने पर सहमत हुए। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता कर भारत के गगनयान मिशन के बारे में जानकारी साझा की है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि वर्ष 2026 में भारत 2 महत्वाकांक्षी योजनाओं को पूर्ण करेगा, जिनमें गगनयान और डीप सी मिशन शामिल हैं। ये देश की 2 बहुत बड़ी उपलब्धियों में से शामिल होंगी। Because 2026 we hope to launch the Gaganyaan, and the same year we hope to have an immersible deep sea mission. So one Indian into the space and one Indian deep sea, almost simultaneously happening. And there also we have solicited the support, the cooperation
of the Navy experts. In fact, we have 1 or 2 officers stationed over there permanently in our institute in Chennai doing that. So this will be going to be quite a fascinating year, next year, 2026 for India, when we venture into the space and also discover. और अंतरिक्ष क्षेत्र के बारे में जानकारी साझा करते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि आने वाले समय में अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ते स्टार्टअप और प्रोजेक्ट से भारत को आर्थिक मजबूती मिलेगी। We are currently about 8 to 9 billion US dollars, about 8.4. But the pace of our rise is happening so fast that in just next 8 or 9 years, we hope to go 5 times to almost 44 billion US dollars. So this is actually not only adding to the scientific missions, both the deep sea mission as well as the space ventures, but this is also going to hugely contribute to the overall economic growth of India in the years to come and contribute to the making of the Viksit Bharat. आगे की खबरों में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मिजोरम रेलवे लाइन से जुड़ा एक वीडियो साझा किया है। रेल मंत्री ने बताया कि मिजोरम रेल लाइन जल्द ही परिचालन के लिए तैयार होगी। इस लाइन का लोको परीक्षण पूरा हो चुका है और सीआरएस निरीक्षण जारी है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में भारत टेलीकॉम 2025 का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय भारत टेलीकॉम के 22वें संस्करण में दूरसंचार क्षेत्र से जुड़ी देश विदेश की कई जानी मानी कंपनियां और स्टार्टअप हिस्सा ले रही हैं। भारत टेलीकॉम 2025 एक बेहद खास अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी दूरसंचार उपकरण एवं सेवा निर्यात संवर्धन परिषद यानी TEPC ने संचार मंत्रालय के तहत आने वाले दूरसंचार विभाग के सहयोग से 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसका उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत टेलीकॉम 2025 भारत के दूरसंचार क्षेत्र में हो रही क्रांति का प्रदर्शक है। साथ ही भारत 6G मिशन के अंतर्गत पूरी दुनिया में 6G का नेतृत्व करेगा। We've set up 100 5G labs. Our commitment is to pioneer 10% of patents through 3GPP, ITU, as far as 6G is concerned. Today, India is not only a producer, but India is become an innovator. उन्होंने कहा कि हम विश्व की डिजिटल क्रांति का सूत्रपात कर रहे हैं। साल के अंत तक देश में 90% बिकने वाले मोबाइल फोन 5G इनेबल्ड होंगे। भारत का उदय टेलीफोन निर्माता कंपनियों के लिए भी लाभकारी होगा, जहां मार्केट, मैनपावर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसी सुविधाएं मिलती हैं। I extend a heartfelt invitation. Come witness the brilliance of Indian innovation. Partner with our spirited entrepreneurs and be part of India's and the world's extraordinary growth story. We are today charting the course across the world with our confidence. We are laying the foundation of a new digital world. इस आयोजन के दौरान सम्मेलन सत्र, प्रदर्शनी और B2B बैठकें होंगी, जिसमें अग्रणी भारतीय दूरसंचार निर्माता और दूरसंचार या IT सेवा प्रदाता अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। TEPC 2009 से इस आयोजन की मेजबानी कर रहा है और यह इस साल आयोजन का 22वां संस्करण है। तो यहाँ पे एक लाइव वीडियो भी आपको दिखाया जा रहा है, जहाँ पे 100% मेक इन इंडिया के तहत ये प्रोडक्ट बना हुआ है और ये अभी मोस्ट ऑफ दी इंस्टॉल्ड है और कार्यरत कर रहा है। BSNL के 4G नेटवर्क में ये चल रहा है अभी इंडिया में। TEPC ने यह मंच दुनिया भर के संभावित खरीदारों को भारत के गुणवत्तापूर्ण दूरसंचार उपकरण, सॉफ्टवेयर निर्माताओं और ICT सेवा समाधान प्रदाताओं के साथ B2B बैठकों के माध्यम से बातचीत करने और व्यापार सौदों को अंतिम रूप देने के लिए बनाया है। इस आयोजन से दीर्घकालीन व्यापार संबंध विकसित होने की संभावना है। चंद्रशेखर, DD न्यूज। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि प्रदेश में कर्मचारियों के तबादलों की नए नियमों की घोषणा की गई है। इस फैसले में इसी बैठक में तबादले की नई नीति पर मुहर लगी। अब प्रदेश के सभी कर्मचारियों के तबादले 15 मई से 15 जून के बीच हो जाएंगे।
उसके पहले संबंधित विभाग में इसकी पूरी प्रक्रिया कर ली जाएगी। योगी सरकार प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक धरोहरों को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने के लिए निरंतर प्रयासरत है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी स्थित दुधवा टाइगर रिजर्व में दुधवा महोत्सव कराने का भी एक बड़ा फैसला किया है। बिजली आपूर्ति की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार 1600 मेगावाट की परियोजना से 1500 मेगावाट बिजली खरीदने का प्रस्ताव पारित करेगी। इसके अलावा यूपी में बिजली की खरीद अडानी पावर लिमिटेड से होगी। लगभग ₹5.38 प्रति यूनिट की दर से ये बिजली खरीदी जाएगी। एक अनुमान के मुताबिक इससे 2,958 करोड़ रुपए की बचत होगी। वहीं यूपी में निजी बसों के संचालन को व्यवस्थित करने के लिए सरकार उत्तर प्रदेश स्टेट कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज और ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क स्थापना एवं विनियमन नीति 2025 लागू करेगी। इसके तहत सभी 75 जिलों में प्राइवेट बसों के लिए बस स्टैंड बनाए जाएंगे। प्रदेश सरकार अब बड़ी कंपनियों को सॉफ्टवेयर इंजीनियर और तकनीकी सहयोग करने के लिए तथा डिजाइनिंग क्षेत्र के लोगों को भी देने की व्यवस्था कर रही है। आगे बढ़ने से पहले एक और छोटा सा ब्रेक। असम का चाय वर्ल्ड फेमस है, सबको पता है। चाय बहुत आगे जाएगी, विश्व में नंबर 1 में रहेगी। 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की खबरों में अप्रैल 2025 में भारत की सर्विस सेक्टर के प्रदर्शन में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारतीय सेवा प्रदाताओं की गतिविधियों में अप्रैल 2025 के दौरान तेजी देखी गई। नए कारोबार की आवक में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई, जो पिछले 8 महीनों में सबसे ऊंचे स्तर पर रही। कई कंपनियों ने अनुकूल बाजार परिस्थितियों और सफल मार्केटिंग अभियानों को इस वृद्धि का प्रमुख कारण बताया है। S&P ग्लोबल द्वारा जारी सेवा PMI इंडेक्स अप्रैल में बढ़कर 58.7 हो गई, जो मार्च में 58.5 थी। इसका मतलब है कि देश के सेवा क्षेत्र में विस्तार की रफ्तार तेज हुई है। कंपोजिट PMI, जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों सेक्टर्स को मिलाकर तैयार होती है, वो अप्रैल में 59.7 रही, जबकि मार्च में ये 59.5 थी। आपको बता दें कि PMI का आंकड़ा अगर 50 से ऊपर होता है तो इसका मतलब होता है कि संबंधित क्षेत्र में विस्तार हो रहा है। 50 से नीचे होने पर संकुचन का संकेत मिलता है और 50 का स्तर स्थिरता को दर्शाता है। HSBC के मुताबिक अप्रैल के आंकड़ों में खास बात यह भी है कि नए निर्यात ऑर्डर अप्रैल में जुलाई 2024 के बाद सबसे तेज रफ्तार से बढ़े हैं। लागत में राहत मिलने और कीमतें बढ़ने की वजह से कंपनियों के मार्जिन बेहतर हुए हैं। सौर ऊर्जा के पैनलों के निर्माण में आत्मनिर्भर होने की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत, जो अब तक चीनी सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियों का भारी खरीदार रहा है, अब इन उत्पादों को अपने ही देश में बनाने के लिए सरकारी प्रोत्साहनों को बढ़ावा दे रहा है। इसका लक्ष्य चीन पर निर्भरता कम करना और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण का लाभ उठाना है। यह कदम केवल अपने 1.4 अरब लोगों की तेजी से बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए ही नहीं है, बल्कि उन वैश्विक बाजारों से भी फायदा उठाने के लिए है जो अब अपनी ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं को चीन पर निर्भर नहीं रहने देना चाहते हैं। सरकार देश में ही बने सोलर सेल्स और बैटरियों पर मुनाफेदार सब्सिडी दे रही है ताकि कंपनियां स्थानीय स्तर पर उत्पादन कर सकें। साथ ही सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा प्रोजेक्ट्स में विदेशी उत्पादों पर रोक भी लगाई जा रही है। इस दशक के अंत तक देश में 2.7 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। 2024 में भारत ने 80 गीगावाट सौर मॉड्यूल का उत्पादन किया है। रिसर्च फर्म एम्बेर के अनुसार पिछले 5 वर्षों में भारत की पवन और सौर क्षमता लगभग 2 गुनी हो गई है, जिसके बाद भारत चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद नवीकरणीय स्रोतों से बिजली उत्पादन करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। देश 2030 तक अपनी बिजली ग्रिड में 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों को शामिल करने की योजना भी बना रहा है।
इस समय की एक बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के बीच आज टेलीफोन पर बातचीत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह बताया और उन्होंने कहा कि कतर के अमीर ने पहलगाम में हुए सीमा पार आतंकी हमले में भारतीय नागरिकों की मौत पर गहरी संवेदना जताई और भारत के प्रति एकजुटता भी प्रकट की है। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने के प्रयासों का भी पूरा समर्थन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस स्पष्ट समर्थन और संवेदनाओं के लिए शेख तमीम बिन हमद अल थानी का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने भारत कतर रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने और इस वर्ष की शुरुआत में अमीर की भारत यात्रा के दौरान लिए गए निर्णयों को लागू करने की भी प्रतिबद्धता दोहराई है। तो ये इस समय का ब्रेकिंग न्यूज कि आतंकवाद के खिलाफ भारत को कतर का भी पूरा समर्थन मिला है। रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की भी प्रतिबद्धता और साथ में जो पहलगाम हमला हुआ है उसकी उन्होंने निंदा की। पीएम मोदी और कतर के अमीर के बीच ये टेलीफोन पर वार्ता हुई है, जिसके तहत जो शेख तमीम बिन हमद अल थानी है उन्होंने पीएम मोदी से बात की और पहलगाम हमले पर उन्होंने संवेदना जताई। आतंकवाद के खिलाफ भारत को पूरा समर्थन भी कतर के अमीर ने दिया है, जो अपने आप में बेहद खास है। कतर के अमीर का समर्थन मिलना ये बेहद खास है, भारत को इस तरह का समर्थन मिलना इस मामले पर। और साथ ही पीएम मोदी और कतर के अमीर के बीच जो टेलीफोन पर बात हुई उसमें रणनीतिक भागीदारी को भी मजबूत करने पर चर्चा हुई। पहलगाम हमले पर संवेदना जताई, ये एक विशेष बात रही और साथ ही आतंकवाद के खिलाफ भारत को पूरा समर्थन कतर की तरफ से दिया गया। इस टेलीफोनिक बातचीत में कतर के अमीर के द्वारा रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। ये इस समय कतर के अमीर के द्वारा फोन करना और उसके बाद इस तरह से समर्थन देना, भारत को समर्थन मिलना अपने आप में बेहद खास है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।